जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन पढ़ेंगे। उसमें आपको पूरा चैप्टर 1 का पूरा कहानी को समझाया जाएगा और उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाली जितने भी MCQ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सभी आपको आसानी से उसका आंसर के साथ समझाया जाएगा। तो आप देखिए, आज आर्थिक विकास की समझ जो चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का बुक का चैप्टर 1 आज हम लोग देखेंगे। इसमें आप अच्छे से पढ़ें और आगामी बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाएं जिसमें आप टॉप हों। इसके लिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हम लोग। इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 विकास। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें इस किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों का विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आप उन कक्षाओं को में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विकास और इसके विकास अथवा प्रगति जो है उसको हमारी धारणाएं एक साथ चलती है और हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं क्या करना चाहते हैं आप और जीवन में कैसा जीना चाहते हैं, इस तरह हम विचार रखते हैं। सभी का ये विचार होती है, बहुत सारे आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है कि हम एक करें, एक करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं और बहुत सारे उसमें एक से एक चढ़कर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये सब समस्याएं से संबंधित हम इसमें अर्थशास्त्र में और राजनीति विज्ञान और इतिहास के विषयों में भी पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल से इच्छाएं होगी कि मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल से इच्छाएं हो जाएंगी कि 4 व्हीलर हो जाए। तो इच्छाएं और आकांक्षाएं जो हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बढ़ती जाती है। तो इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित पढ़ेंगे, जिससे कि विकास अथवा प्रगति की धारणा क्या कहती है और इसमें क्या क्या स्रोत हैं और इसका विकास आप घर से एक देश की ओर कैसे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में विकास जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इट मीन्स कि आप घर से अपना विकास स्टार्ट कर अपने राज्य की ओर, अपने देश की ओर, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसका आप वृद्धि करने में कैसे आप साझेदारी करते हैं, कैसे आप उसमें जुड़े हुए रहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। हर व्यक्ति का अपनी अपनी लक्ष्य होती है, अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। हम यह कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि
तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं के श्रेणी को व्यक्तियों के जोड़ सकते हैं। इसमें देखिए, आप पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, और व्यक्ति की श्रेणी दिया हुआ है और विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं दिया हुआ है। तो भूमिहीन मजदूर अपना लक्ष्य क्या रखेगा? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। दूसरा है पंजाब के समृद्ध किसान। पंजाब के समृद्ध किसान व्यक्ति की श्रेणी में है, और इसका विकास के लक्ष्य क्या होगी? ये देखिए, आपको किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरी द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। थर्ड पॉइंट है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। तो उनका लक्ष्य होगा कि हम जो खेती करें इस बार अच्छे से बारिश हो, और जो खेती करें वो बेहतर हो। नेक्स्ट है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या सोचेगी, उसका लक्ष्य क्या होगा कि आप जो बहुत बड़ा हमारे जमीन है और अगर उसमें खेती करें तो अधिक से अधिक मात्रा में आप अनाज उपज हो और उसका जो उपज मूल्य हो वो अधिक से अधिक हो। शहरी बेरोजगार युवक। शहरी बेरोजगार युवक का क्या लक्ष्य होगा, विकास के लिए क्या लक्ष्य होगा? तो उसका ये लक्ष्य होगा कि जो क्षेत्र में हम पढ़े हैं उससे संबंधित हमारे वैकेंसी आए और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़कर नौकरी करें, उसमें अपना योगदान दें। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का सोचेगा कि हम दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में या बड़ा शहर में या फिर विदेशों में जाकर पढ़ें और एक बड़ा आदमी बने। शहर के अमीर परिवार के एक लड़की, उसे अपने भाई के जैसा आज़ादी मिलती है, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, ये सोचेगी। नेक्स्ट है इसका तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाएं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसे चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष रहना चाहती है या फिर काम करना चाहती है या फिर अपने भाई के समकक्ष आज़ादी चाहती है। तो इस आप तालिका 1.1 में ये सब देखें और इससे अपना जरूर लक्ष्य निर्धारित करें और मेहनत करें। आज़ादी और अवसर मिले। एक लड़की यही सोचेगी कि हमें भाई के जैसा आज़ादी और अवसर मिले। भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। अब देखिए, एक उद्योगपति है, वो अच्छा
अपना विकास के लिए फैक्ट्री बैठाएगी। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका अगर जहाँ फैक्ट्री बैठाएगी वहाँ पे क्या होगा, उनका किसी न किसी ज़मीन का किसी ज़मीन का लेगा तो वहाँ पे उसका ज़मीन भी जाएगा गरीब आदमी का, या फिर उसका अगल बगल एरिया प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषण होगा तो वहाँ के गरीब परिवार का एक से एक बीमारी उत्पन्न होगी। या फिर अगर चेक डैम बनाते हैं बिजली उत्पादन के लिए तो कितने उसमें गांव गरीब लोग चल जाते हैं, जिससे उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये एक के लिए विकास हो सकती है तो दूसरे के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकती है। आय और अन्य लक्ष्य, अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात सामने समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्द में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं हो लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। इसमें आय और अन्य लक्ष्य हैं। तो आय, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त हो। और अगर वो ये सोचिए कि अगर वे काम नहीं करें, वे बेहतर मजदूरी नहीं करें, अपनी बेहतर नियमित काम नहीं करें, अन्य उत्पादों की अच्छी कीमतें नहीं मिले, दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहें तो फिर क्या होगी? अगर किसी भी तरह वे ज़्यादा अतिरिक्त आय, लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं तो वे भेदभाव में अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इसमें कुछ मामले ये भी है कि अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। उसमें द्रव्य या उसे खरीदी जा सकने वाले भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आय सभी चाह रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक आय चाह रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने के वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यद्यपि
तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में त्याग में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर राय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। इस पे देखिए, आप अच्छे से विचार कीजिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों की लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इन विकास पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आए आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी भी है तो निर्णय कैसे लिया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास में ये लोगों की धारणाएं हैं कि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न हैं। आपस में इस विषय पर चर्चा करें। इसमें जो है वो आप स्वयं भी निश्चित न हो सकते हैं कि आपका क्या करना चाहिए, और देश के विकास के विषय में लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न परस्पर निकलती रहेगी, लेकिन आपको ये विचार परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं निर्णय लेने में। तो इसमें आप न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी इसके बारे में सोचिए। सोचना होगा कि क्या कार्य करने पर कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार के बहुत से लोगों का लाभ होगा या कुछ को ही होगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों के विचार पर करना होगा। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्रों को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। इस अखबार को रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरह जहरीली अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अविदजन्नान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मिचलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं के संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को नहीं। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए। अपने गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए। कार्यकलाप 1 है। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं।
विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ें को तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रकृति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यदि बात विकास पर भी लागू होती है, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय वाले आय का अर्थ है मानवीय विकास आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति का क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय किसे कहा जाता है? तो कुल देश की आय को वहाँ उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है तो औसत आय निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष तथा उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपया प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुल अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। इसमें औसत आय प्रति व्यक्ति आय अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें। औसत आय किसको कहते हैं? तो औसत आय
कुल जनसंख्या, कुल औसत आय आपको निकालने के लिए कुल आय में वहाँ का कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत आय निकलता है। इसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय, इसमें देखिए, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। अब देखिए 2007 के नागरिकों की मासिक आय रुपये में दिया हुआ है। देश क और ख में अलग अलग दिया हुआ है। औसत आय निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 5 गो है, 1 2 3 4 5 है, सबका देश का आय दिया हुआ है। तो ये पांचों को आय को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आय निकलेंगे। वैसे ही देश ख में करेंगे। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देशों के बराबर विकसित हैं? शायद इनमें हमसे कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे। अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोगों न हो तो बहुत अमीर हैं न बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसीलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों के लिए किस प्रकार वितरित है। आओ इस पर विचार करें। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। इसका 3 उदाहरण देना है और ऐसे ही इस प्रकार प्रश्न है जिसका आप आंसर दीजिए और इसे लिखिए। आय और अन्य मापदंड। हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 केरल, पंजाब और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2003 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसत पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000, पंजाब में देखिए जो आपका तालिका 1.3 में है वो पंजाब में एक व्यक्ति 26,000, केरल में 22,800, बिहार में 5700। तो वही कमाता है, जबकि बिहार की औसतन वह केवल 5700 रुपया कमा सकता है। इसीलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तालिका 1.4 में दिए गए हैं। इसको देखिए। पंजाब के शिशु मृत्यु दर 1000 में 49 है, साक्षरता दर 70 है और कक्षा 1 से 5 तक का निवल उपस्थिति अनुपात 81। केरल में वही देखिए, शिशु मृत्यु दर 11, साक्षरता दर 91 और निवल उपस्थिति अनुपात 91। बिहार में शिशु मृत्यु दर 60,
साक्षरता दर 47 और उपस्थिति अनुपात 41। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। अगर आपको शिशु मृत्यु दर पूछेगा तो 1 वर्ष के भीतर 1000 जीवित बच्चों में से कितने की मृत्यु हो जाती है, उसका दर को बताती है। साक्षरता दर, ये साक्षरता दर के क्वेश्चन आपको बहुत नीचे से, इट मीन्स कि चपरासी से लेके IAS तक की एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साक्षरता दर कितना वर्ष से लिया जाता है। तो ये आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, स्मरण रहे कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होती है। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, यह निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। इट मीन्स कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उसी वर्ष आयु वर्ष के कुल बच्चों के 7% निकाली जाती है। यह तालिका यह दर्शाती है कि तालिका की पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 11 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन पंजाब में यह अनुपात 49 है, जो केरल की तुलना में लगभग 5 गुना है। दूसरी ओर पंजाब के प्रति व्यक्ति आय केरल के कहीं ज़्यादा है। जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है, जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना परेशान होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसा माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसा माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि यह आंकड़े किस वर्ष के हैं। यह वर्ष 2003 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 56 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के आधे से अधिक बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी कक्षा के आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्र में वह केरल के पीछे है। इसका कारण यह है कि आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना।
आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हैं। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियों, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। आओ इन पर विचार करें। तालिका 1.2, 3 और 4 आंकड़ों को देखिए। क्या पंजाब बिहार से साक्षर दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? ये सब भी दूसरा पॉइंट है। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुओं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। तीसरा है अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? ये 1.5 कार्यकलाप 2 में 1.5 पर अध्ययन किया जाए कि अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करना पड़े। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी 10 से ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष में 52, महिला में 19, 10 से 14 बच्चों की साक्षरता दर 68 और 39, 10 से 14 आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत 64%, 31%। ये सभी क्वेश्चंस आप आगे देखिए और पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। कार्यकलाप 3, इसमें यह ज्ञात करने के लिए क्या वयस्क अल्पपोषित हैं एक तरीका है जिसे पोषण वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। किसी व्यक्ति का किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर यह 25 से अधिक है तो वह व्यक्ति अतिभारित है। लेकिन याद रखिए कि यह मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। कक्षा में हर विद्यार्थी और 3 वयस्कों का वजन और ऊंचाई मापें। इसके लिए अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के वयस्कों को चुनें, जैसे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तर में काम करने वाले लोग, व्यापारी इत्यादि। सभी विद्यार्थियों से इन आंकड़ों की इकट्ठा करके एक संयुक्त तालिका बनाइए, फिर इनकी BMI की गणना कीजिए। क्या आप व्यक्ति और आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके पोषण के स्तर में कोई संबंध पाते हैं? इसकी गणना करना है। तो आप लोग अपने घर के आसपास में
काम कीजिए, उसका लंबाई नापिए, उसका भार नापिए और उसके लंबाई से के वर्ग करके उसको डिवाइड कीजिए। अगर 18.5 से है तो वह अल्पपोषित है, 25 से अधिक है तो वह अति भारित है, और 18.5 से 25 तक है तो वो समझ लीजिए कि अच्छे हैं। मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचक में है पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाने लगे हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की 2006 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। देखिए, अब इसको में है श्रीलंका। इसका प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आय, साक्षरता दर, 3 स्तरों में सकल नामांकन अनुपात, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI। ये HDI आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे क्लर्क से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर साल का बदलते रहती है। ये HDI मानव विकास सूचकांक, ये श्रीलंका के देख ले, भारत के देख ले, म्यांमार का देख ले। भारत का नीचे जो भी देश है उनको देख लिया, ऊपर भी देख लिया, और सर्वश्रेष्ठ जो है उनको भी देख ले। टिप्पणी है, HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात कुल योग। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 की भी देश के समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं में खरीदी जा सके। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वह भारत से आयु संभावित और साक्षरता दर में बहुत पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं।
हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। उदाहरण 1, भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानों, पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित देश होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? ये सब उदाहरणों से ये देखिए कि आप जल का कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और भूमिगत जल में बहुत ज़्यादा ह्रास हो रही है और उसका जल स्तर नीचे की ओर जा रही है। भूमिगत जल नवीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हमें रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय ये साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को देखिए। ये तालिका में कच्चे तेल का अतिरिक्त भंडार जो दिया हुआ है मध्य पूर्व में 89 बिलियन टन है और ये भंडारों के चलने की अवधि है 93 वर्ष, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बिलियन टन है, इसको में है चलने की वर्ष 10 वर्ष। विश्व में है 137 भंडारों के चलने की अवधि है 43 वर्ष। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुपात को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू हो रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों को अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 43 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इससे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणा का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देते हैं। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के आने वाले समय की समस्याओं के पुनर्नुमान करते हैं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञात
ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक और शास्त्रीय दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाने चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अब अभ्यास के प्रश्न हैं, इसे आप अच्छे से पढ़िए और बनाइए। और इसका अभ्यास के प्रश्न जितने भी दिए हुए हैं, जो MCQ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मीन्स की अति लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय, और जो एग्जाम में आपको MCQ क्वेश्चंस मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इट मीन्स की क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं उसका, और उससे जो एक लाइन में क्वेश्चन देने रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और जिसका नंबर 3, 4, 5 होती है लॉन्ग क्वेश्चंस का और शॉर्ट क्वेश्चंस का, और इसका MCQ क्वेश्चंस का आगे इसमें सभी क्वेश्चनों का विस्तार से बताया गया है। और जितना भी इस चैप्टर से हो सकता है उतना आपको छांटा गया है आपके लिए, बोर्ड के लिए, और आप अच्छे से पढ़ें। विकास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका आंसर हो बी, श्रीलंका। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या है, जितना भी परिवार है उतना को आय जोड़ लीजिए और उतना से डिवाइड कर दीजिए, और जो निकालना है उसे x मान लीजिए और उस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, उससे आपको आएगा 6,000 रुपया। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? वह विकसित देश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ए। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? इसका आंसर है सी, बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका आंसर है बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? इसका आंसर होगा सी, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आंसर है ए, श्रीलंका। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका आंसर होगा बी, आर्थिक क्रिया। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, HDI। 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा शिशु मृत्यु दर। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के जन्म के समय संभावित आयु क्या है? इसका आंसर है 68.8 वर्ष। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? इसका आंसर है बी, 130। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, जीवन स्तर में सुधार। विकास से क्या समझते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए लाभदायक हो सकती है तो किसी के लिए विनाशकारी हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है?
जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं या औसत आय कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% अनुपात कहलाता है। मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। यह एक देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति को दर्शाता है। पंजाब से अधिक केरल को क्यों अधिक विकसित मानते हैं? पंजाब से अधिक केरल को विकसित इसलिए माना जाता है क्योंकि केरल में साक्षरता दर और हाजिरी अनुपात अधिक है। इसके अतिरिक्त केरल में प्रति 1000 के पीछे शिशु मृत्यु दर भी कम है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक सुविधाएं क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि जैसे कई सेवाएं हैं जो सामूहिक रूप से प्रदान की जाने पर सस्ती और सस्ती हो जा गई है। उदाहरण के लिए रेल, सरकारी स्कूल आदि। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, अर्थात श्रम, तकनीक, बौद्धिक प्रक्रिया, कौशल आदि द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य मानव को एक सम्मानजनक जीवन के पथ पर अग्रसर करना है। उपभोग से क्या समझते हैं? उपभोग आय का वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड को प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? विभिन्न देशों का वर्गीकरण आय के आधार पर विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक के अनुसार जिस देश की आय अधिक होती है वह विकसित माना जाता है, जिस देश की आय कम है वह अविकसित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकाय मतलब है मनुष्य की जरूरतों को प्रचुर मात्रा उपलब्ध किया जा सकता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। देश विदेश जिसकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, समृद्ध देश, और वे देश जिस की प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मीन्स प्रिंटिंग है, जिस देश में चीन यहाँ लिखा हुआ था, चीन नहीं है, जिनकी होगा। भारत निम्न आय वाले देशों में है जिसका $620 प्रति वर्ष है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय उपयोगी बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। हरियाणा के तुलना में केरल में लोगों की आय कम है, तथापि हरियाणा की तुलना में केरल
स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में अधिक विकसित है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद राज्य में बेहतर विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय अकेले उपयोगी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में सुधार सुरक्षित स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं के लिए धन प्रदान करता है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जहां लोग अच्छी संपत्ति होने के बावजूद स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय माप के लिए एक उपयोगी मापदंड है, लेकिन इसमें इन दोनों कारकों स्वास्थ्य और शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। यूएनडीपी के अनुसार विकास को मापने के लिए 3 कारकों की प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात संभावनाएं हो सकती है। नंबर 4 क्वेश्चन है, इसको में है भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वर्ष के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। कोयला, खनिज, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है जल विद्युत, पांचवा है ऊर्जा के अन्य स्रोत। इसके अंतर्गत पॉइंट के अंतर्गत कुछ हैं लाइंस लिखे हुए, उन्हें पढ़ ले अच्छे से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विकास का मतलब केवल वर्तमान का खुशहाल बनाना ही नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया की तेजी से औद्योगिकरण से अस्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। यह महसूस किया जाता है कि बहुत अधिक आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण किया गया है। यदि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमारे वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन यदि हम तेजी से आर्थिक विकास के लालच में उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी दुनिया एक विशाल बर्बाद भूमि बन सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण को सूची बनाएं जो अपने आसपास देखे जाते हैं। तो जो अपने आसपास देखे जाते हैं उनका सूची में है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में नदियों, झीलों, समुद्र ये सब आ जाएंगे। वायु प्रदूषण, कारखाने के धुएं, मोटर वाहनों के धुएं जो प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ग है भूमि प्रदूषण। भूमि पर कारखानों द्वारा घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों के प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है तथा यह उर्वरक भूमि की प्रदर्शित करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है और इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्गों के विकास के लक्ष्य किस प्रकार परस्पर विरोधी हो सकते हैं। इसका आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार उनकी प्रकृति परस्पर हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, तो वहीं एक बांध निर्माणकर्ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए विकास और लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकती है। कई बार इसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो जाता है जो किसी देश या नागरिकों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आय के अतिरिक्त और कौन कौन से अन्य कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ आय ही कारक नहीं हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका समाज में कई कारकों के द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा एवं समानता की भावना
शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा से केवल भौतिक वस्तुएं, भोजन, कपड़ा, गाड़ी ही खरीदी जा सकती है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है? आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता है। इससे ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों के प्रयोग से का स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। विकसित देशों तथा विकासशील देशों में क्या अंतर है? तो विकसित देश और विकासशील देश में निम्न अंतर है। पहले देखते हैं विकसित देश, नई तकनीक एवं विकास, विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण। विकासशील देश, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर में कमी, सामान्य रहन सहन, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, अधिक मृत्यु दर। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 136वां स्थान है। विकास की धारणता की क्या क्या विशेषताएं हैं? विकास की धारणता की विशेषताएं: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरण संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, संसाधनों के पुनः उपयोग एवं चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन से क्या समझते हैं? नवीकरणीय संसाधन, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों को पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों को उचित उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन को अति उपयोग कर रहे होते हैं। गैर नवीकरणीय साधन वह है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। उदाहरण, कोयले की अति उपयोग करने से यह जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। कोयले के पुनः चक्रण के लिए बहुत वर्षों का समय लग जाता है। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन पक्षों को लिया गया है? राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। जिन देशों में यह सभी चीजें जितनी अधिक विकसित होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, और जिनमें कम विकसित होती है उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को लिया गया है। पहला है निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग सही है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हमें यह भी सोचना होगा कि क्या करने का कोई बेहतर तरीका है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लोगों को लाभ होता है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों को विभिन्नता तथा उन्हें समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। आप सभी अभी क्लास 10 का चैप्टर 1 का विकास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आप चैप्टर के साथ साथ उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम अच्छे से देखें। आप से आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़कर बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएंगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको लाभ हुई, आपको लगता है कि हमें इससे लाभ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।